हेलो एवरीवन, पार्टम पर आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। तो हम आपके लिए फिर से एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए वीकली करंट अफेयर्स का खजाना लेकर आ गए हैं, जो कि आपके किसी भी सी ग्रुप एंड डी ग्रुप के एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। और मैं आपसे एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सी एंड डी ग्रुप के लिए स्पेशल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीकली करंट अफेयर्स किसी अच्छे चैनल से, मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरे से करिए, किसी अच्छे चैनल से आप कर लीजिए, आपको मोर देन इनफ रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली करंट अफेयर करने वाले हैं, और ये क्लास वीकली मैं आपको डालता हूँ सुबह 8 बजे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपको इस चीज का फायदा हो सके। एंड हाँ, स्पेशल मैं पीडीएफ भी कमेंट उसके पीडीएफ भी इसकी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लिया कीजिए विद एनोटेशन। अगर आप कहेंगे तो विदाउट एनोटेशन भी डाल दूंगा। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे इंडिया, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला इंडिया। भारत के द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की जाएगी। अब भारत के अंदर कहां पर की जाएगी? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये करने की जाने वाली है चैंपियनशिप की मेजबानी। क्या इससे पहले भी कभी भारत ने होस्ट किया है? क्या इससे पहले भी कभी भारत ने होस्ट किया है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को? जी हाँ, तो इसको होस्ट किया है सन 2009 के अंदर। सन 2009 के अंदर कहां पर? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट किया है भारत ने। अब 2025 वाला किसने होस्ट किया है? 2025 वाला जो होस्ट किया है, 2025, एक सेकेंड, थोड़ा स्टार सही से बना लें यार। सही से कैसे नहीं बन रहा? 2025 का जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो होस्ट किया गया पेरिस, पेरिस के द्वारा, फ्रांस, जो कि फ्रांस के अंदर रहता है, पेरिस के द्वारा होस्ट किया गया। अब आपको ये बीडब्ल्यूसी, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1934 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर होने वाला है, मलेशिया। एक सेकेंड, मलेशिया, मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। एंड स्पेशली आपको बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से मैं दो पॉइंट्स आपको नोट करा रहा हूं, मार्क माय वर्ड, दो पॉइंट नोट करा रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन से कप होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें थॉमस कप, थॉमस कप। दूसरा होता है इसमें उबर कप। तीसरा होता है आपसे सुधीरमन कप। ये तीनों कप बैडमिंटन गेम से रिलेट करते हैं। अब इसमें भी एक फैक्चुअल पॉइंट ये है आप लोगों के लिए, जो थॉमस कप है वो सिर्फ मेल टीम के लिए होता है। उबर कप जो होता है वो वुमेन टीम के लिए होता है। एंड सुधीरमन कप है जो मिक्स टीम के लिए होता है। तो ये थे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के द्वारा की जाएगी भारत के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर की संरचनाओं को मंजूरी दी है? कौन सी दर संरचनाओं को मंजूरी दी है? अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम जीएसटी की पुराने विचारों को थोड़ा सा, या फिर पुरानी नॉलेज को अपडेट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले, उससे पहले
ये जीएसटी कैसा टैक्स रहता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स रहता है ये, जो कि आपको इनडायरेक्टली पे करना होता है। और सबसे पहले पूरे विश्व में जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा देश है? इसने सबसे पहले 1954 में फ्रांस के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी को, सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर। और हमारे भारत में इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है, भारत का इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है, वो किस देश से प्रेरित है? वो कनाडा के जीएसटी मॉडल से प्रेरित है। कनाडा के जीएसटी मॉडल से प्रेरित है। अब जीएसटी बिल को जो प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, वो कौन से पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था? वो किस नाम से? 122वें बिल के नाम से प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। कौन सी सन के अंदर? 2014 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था। 2014 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था। और जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंदर किया गया था भारतीय संविधान में। और जो पहला स्टेट था जीएसटी को लागू करने वाला, फर्स्ट स्टेट टू एम्पलीफाई एम्पलीफाई जीएसटी को सबसे पहले अप्लाई जो किया था, वो कौन सा स्टेट था? फर्स्ट स्टेट, वो स्टेट था आसाम। आसाम के अंदर सबसे पहले जीएसटी को अप्लाई किया गया था। एंड जीएसटी की जो इम्प्लीमेंट डेट है इंडिया के अंदर, वो कितनी है? क्या है मतलब? जीएसटी की इम्प्लीमेंट डेट इंडिया के अंदर है, इम्प्लीमेंट डेट 1 जुलाई 2017 इसकी डेट रहेगी, जिस डेट से इस इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक और फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें। एक सेकेंड। कि जीएसटी जो नंबर होता है हमारे पास, जीएसटी नंबर, वो कितने डिजिट का होता है? जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर। एंड एक और, जो जीएसटी में दरें स्थापित की गई थी उस टाइम पे, कौन कौन सी रेट थी? एक तो 5% की रेट थी, इसके बाद में 12% की रेट थी, इसके बाद में 18% की रेट थी, और एक 28% की रेट थी उस टाइम पर, जब जीएसटी को अब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। अब क्वेश्चन पर लौट के आते हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.2 के तहत कौन सी दर की संरचनाओं को मंजूरी दी है? तो इन्होंने 5% और 18% की जीएसटी दर संरचनाओं को मंजूरी दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है। कौन सी? जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जिसकी अध्यक्ष कौन रही है? जिसकी अध्यक्ष रही है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन इसकी अध्यक्ष रही 56वीं बैठक की। तो उसके थ्रू इन्होंने 5% और 18% को जीएसटी 2.2 के तहत इन दरों को मंजूरी दे दी है। और कौन से रेट उन्होंने हटा दिए हैं? इसका मतलब इन्होंने 12% और 28% को पूर्णतः हटा दिया है, इन दोनों दरों को। और इसके अलावा इन्होंने एक न्यू रेट और इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक न्यू रेट और इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। वो 40% की रेट है। वो किस पर लगाई जाएगी? जो अल्ट्रा लग्जरी थिंग्स हैं, अल्ट्रा लग्जरी एंड टोबैको पर लगाई जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी में शामिल हुआ है। अब हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, एच जी आर एन, हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, जी20 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन है इसके करेक्ट आंसर से पहले यूएसए, जापान, इंडिया और चाइना, एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि G20 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि 50वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जेडी वैंस। कौन हो जाएंगे? जेडी वैंस, जो कि 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अब G20 के बारे में, G20, अब G20 के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिसकी स्थापना हुई थी G20 की। G20 की स्थापना, G20 की स्थापना सन 1999, 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना, G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी। और इसमें उस टाइम 19 देश, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, 19 देश यूरोपियन यूनियन और प्लस अफ्रीकन यूनियन। अभी वर्तमान में इसमें कौन है? अफ्रीकन यूनियन। 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये इसका आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कि G20 का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी सन 2008 के अंदर। कहां पर? यूएसए के अंदर। और यूएसए में कहां पर हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। और 2023, 2023 में भारत ने होस्ट किया था इसको। इंडिया इंडिया होस्ट दी G20, इंडिया होस्ट दी G20, इंडिया होस्ट दी G20। और ये होस्ट कहां पर किया था? भारत मंडपम में। कहां पर? भारत मंडपम, भारत मंडपम में। 2024 का जो होस्ट किया था वो किसने किया था? ब्राजील ने। ब्राजील ने होस्ट किया था 2024 को। एंड 2025, 2025 को जोहान्सबर्ग, कहां पर? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जो कि नवंबर 2005 में होने वाला है, को होस्ट करेगा। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा, जिसकी की थीम रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंटली जो जोहान्सबर्ग 2025 में इसको होस्ट किया जा रहा है G20 को, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो इसकी थीम हो जाएगी सॉलिडेटरी, सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये इसकी थीम रहने वाली है, जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी जो है अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 15 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के हमारे। अब उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट से कुछ संवैधानिक चीज में, संवैधानिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो संविधान के कौन से भाग में आता है? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, कहां पर? पार्ट 5 में आता है। और किस आर्टिकल से, किस आर्टिकल के बीच में आते हैं? ये आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 टू 69, आर्टिकल 63 से 69 के बीच में आता है, जिसमें कि आर्टिकल 63 बोलता है, आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 ये बताता है। इसके बाद आर्टिकल 64 क्या बताता है? अब जो उपराष्ट्रपति होगा वाइस प्रेसिडेंट, वो कहाँ का पदेन सभापति होगा? पदेन सभापति होगा किसका? कोई बता सकता है? पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, पदेन सभापति होगा। एंड आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 जो बताता है, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 बोलता है हमसे इलेक्शन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, जो कि इनडायरेक्टली कंडक्ट कराया जाता है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंडक्ट कराया जाता है। इसके इलेक्शन को सिंगल ट्रांसफरेबल विंडो के थ्रू,
सिंगल ट्रांसफरेबल विंडो के थ्रू एकल संक्रमणीय मत के जरिए इसको कंप्लीट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? भारत के अंदर। तो ये गुजरात के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के भी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में भी। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये है वीर सावरकर, वीर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर किया जाएगा। अब इसका जो मस्कट है, इसका जो मस्कट है वो जलवीर है, जलवीर। एंड इसको लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है इसको? इसको लॉन्च किया गया है हमारे खेल मंत्री। अब कोई बता सकता है हमारे खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख। एक सेकंड इंग्लिश में रख दे रहे हैं इसको, थोड़ा हिंदी में कभी कभी हाथ गड़बड़ हो जाता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। एंड भारत 11th एशिया एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 को भारत फर्स्ट टाइम, इंडिया पहली बार फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम होस्ट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, भारत ने पहली बार CAFA काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। अभी काफा नेशंस कप, काफा नेशंस कप की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल एशिया फुटबॉल फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको होस्ट किया गया है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। अब इसमें गोल्ड मेडल जो जीता, गोल्ड मेडल, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज तो मैंने आंसर में बता दिया आपको, किसने जीता? इंडिया ने। अब गोल्ड और सिल्वर किसने जीते हैं? गोल्ड जीता है इसमें उज्बेकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान, गोल्ड उज्बेकिस्तान ने जीता है। एंड इसका जो सिल्वर मेडल है वो किसने जीता? वो ईरान ने जीता है। सिल्वर मेडल इसका ईरान ने जीता है। सिल्वर मेडल ईरान, ईरान ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ओपेक 19 जासूसी उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया ओपेक 19 को? तो ओपेक 19 सैटेलाइट जो है, ओपेक 19 एक सैटेलाइट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ओपेक 19 क्या है? तो ये एक जासूसी सैटेलाइट है, जासूसी उपग्रह है, ठीक। तो लॉन्च साइट इसकी कहां पर? ओपेक 19 की जो लॉन्च साइट है, जिसकी लॉन्च साइट है पाल्माचिम, पाल्माचिम एयरबेस, पाल्माचिम एयरबेस, इजराइल, पाल्माचिम एयरबेस, इजराइल के पाल्माचिम एयरबेस से इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च किस रॉकेट से किया गया है इसको? लॉन्च बाय शाबित रॉकेट, लॉन्च बाय शाबित रॉकेट। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, लॉन्च बाय शाबित रॉकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल।
इट इज अ सर्वेलेंस सैटेलाइट। अब इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया तो इसराइल की कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम, कैपिटल जेरूसलम, जेरूसलम। यहाँ की करेंसी हो जाएगी इजरायली न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल, न्यू शेकल, इजरायली न्यू शेकल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, यूएस ओपन 2025, यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है, जो कि कौन से देश के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको हराया। इन्होंने जिसको हराया उनका नाम है जैनिक सिन्हा, जैनिक सिन्हा। अब जैनिक सिन्हा कहाँ के रहने वाले हैं? ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के? इटली के रहने वाले हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पेशल यूएस जो जितने भी टेनिस टूर्नामेंट है, यूएस ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विंबलडन हो या फिर फ्रेंच ओपन हो, तो उसमें कि कौन सा प्लेयर जो जीता हारा है वो किस देश से ताल्लुक रख रहा है, कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ये था यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज के बारे में। अब जो टेनिस टूर्नामेंट है वो ग्रैंड स्लैम के नाम से जाने जाते हैं। टोटल एक ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। अब ये चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से और सीक्वेंस वाइज होते हैं? तो सबसे पहले साल के शुरुआत में जो खेला जाता है वो खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो नेक्स्ट खेला जाता है वो खेला जाता है फ्रेंच ओपन। जो तीसरे नंबर पे खेला जाता है वो विंबलडन खेला जाता है, विंबलडन। और साल के अंत में जो खेला जाता है एंड में वो खेला जाता है यूएस ओपन। अब ये गेम जो खेले जा रहा है कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? अब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों के दोनों गेम जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन से? हार्ड कोर्ट पर। ये दोनों ही गेम हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। किस पर? हार्ड कोर्ट। अब फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो खेला जाता है फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। और इसके बाद विंबलडन जो खेला जाता है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। किस पर? ग्रास कोर्ट पर। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कौन सा गेम सबसे पुराना है। तो इसमें सबसे पुराना गेम जो है वो हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना गेम है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1877 से हुई थी। कब हुई थी? 1877 से। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन सा गेम है इसमें? 1881 में यूएस ओपन, 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। यूएस 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। अब जो इसके बाद थर्ड नंबर पर कौन सा गेम आता है? थर्ड नंबर पर जो गेम आता है इसमें वो है फ्रेंच ओपन 1891 में। फ्रेंच ओपन 1891 में, फ्रेंच ओपन। तो साल के शुरुआत में खेला जाने वाला गेम वो आखिर में, शुरुआत में सब खेला जाने वाला गेम वो सबसे पुराना गेम नहीं, सबसे नया गेम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये खेला जाता है, सॉरी, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी 1965, 1965 से, 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 के इंपोर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण करने वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अब यूक्रेन ने इसका सफल परीक्षण किया तो यूक्रेन की कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल कीव। कीव इसकी कैपिटल हो जाएगी। एंड करेंसी जहां की हो जाएगी, जो करेंसी है यूक्रेनियन हर्वेनिया, यूक्रेनियन हर्वेनिया, यूक्रेनियन हर्वेनिया हो जाएगा। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की।
व्लादिमीर जेलेंस्की। अब जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है, ये रेंज भी आप लोगों को याद रखनी है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। एंड इसका वॉर हेड, जो इसका वॉर हेड है, वेट फॉर वॉर हेड, जो वेट फॉर वॉर हेड मतलब इसके टॉप पर जितना भार ले जा सकती है ये डायनामाइट का या फिर किसी भी विस्फोटक सामग्री का, वो है 1150 किलोग्राम। कितना? 1150 किलोग्राम इसका वॉरहेड वेट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, एंथ्रोमिक्स। एंथ्रोमिक्स कैंसर के टीके को किसने विकसित किया है? एंथ्रोमिक्स कैंसर के टीके को किसने विकसित किया है? तो ये रशिया के द्वारा, किसके द्वारा? रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया। तो रशिया के द्वारा किया गया, तो रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। मॉस्को कैपिटल हो जाएगी। एंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी रशियन रूबल। रशियन रूबल। एंड यहाँ के प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे व्लादिमीर, व्लादिमीर, सॉरी, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे व्लादिमीर नहीं, व्लादिमीर, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन। एंड ये जो एंथ्रोमिक्स कैंसर के टीके को विकसित किया है, ये 100%, कितना? 100% वर्क करने वाला टीका है। 100% वर्क करेगा ही करेगा। एंड ये किस टेक्निक पर काम कर रहा है? ये एम आर एन ए टेक्निक पर वर्क करता है। एम आर एन ए टेक्निक होता है मैसेंजर आरएनए, आपने एक बायोलॉजी में टर्म पढ़ा होगा, उस पर ये वर्क करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मलेशिया में आयोजित विश्व स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव गोपाल कामत। माधव गोपाल कामत, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये कामत है। माधव गोपाल कामत। अब ये विश्व स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025, विश्व स्क्रैबल चैंपियनशिप, इसको जो होस्ट किया है, होस्ट किसने किया है? इसको होस्ट करने वाला देश है कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर मलेशिया ने इसको होस्ट किया है। एंड इसमें अंडर 18, कितना? अंडर 18 कैटेगरी, अंडर 18 कैटेगरी, अंडर 18 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया गया। और टोटल 18 कंट्री, टोटल 18 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। टोटल 18 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये इसका कौन सा सेशन था? ये 20 नंबर का सेशन था। 20 नंबर का सेशन था। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में एशिया कप 2025, हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो एशिया कप 2025 में भारत ने किस देश को हराया है? तो ये साउथ कोरिया को भारत ने एशिया कप 2025 के अंदर हराया हुआ है। एशिया कप 2025 का जो सेशन हुआ है, ये कौन सा सेशन था? ये 12वें नंबर का सेशन था, जो कि किसने होस्ट किया था इसको? बिहार ने। बिहार ने इसको होस्ट किया था, एशिया हॉकी कप 2025 को। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, हम अपना स्वदेशी सेल्फ मेड अब माइक्रो प्रोसेसर बना चुके हैं, जिसका कि नाम रहने वाला है, जिसका नाम है वो है विक्रम 3201। विक्रम 3201 हमारा पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डिजिटल हीरा के नाम से नेम्ड किया गया है। डिजिटल हीरे के नाम से नेम्ड किया गया है, किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब इसको बनाया किसने? वो इसरो ने बनाया। किसने? इसरो ने बनाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया। अब इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 अगस्त ऑफ 15 को इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
एंड इसके प्रेजेंट जो हेड रहने वाले हैं, हेड, प्रेजेंट हेड हैं वो हैं इनके डॉक्टर वी नारायणन। कौन? डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन इसके वर्तमान के हेड रहने वाले हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लिथियम आयन बैटरी बनाने का उद्घाटन, जो संयंत्र प्लांट लगाया गया, वो सबसे बड़ा कहाँ लगाया गया है? तो ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा में लगाया गया। हरियाणा के अंदर भी कहाँ लगाया गया है? सोहना में। हरियाणा के अंदर भी सोहना, सोहना नाम की जगह वहां पर लगाया गया है हरियाणा के अंदर। और किसके अंडर आता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मैटी के अंदर आता है। मैटी होती है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये निकल के आती है। और हमारे जो मिनिस्ट्री मैटी, मैटी की जो के अंदर आती है, वो मैटी के अंदर आती है। तो इसको लॉन्च किया गया है, वो एक जापानीज कंपनी है। कौन? जापानीज, जापानीज कंपनी है टीडीके, टीडीके कॉरपोरेशन, टीडीके कॉरपोरेशन, टीडीके कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और हरियाणा के अंदर किया गया, तो हरियाणा की कैपिटल हो जाएगी चंडीगढ़। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल होने वाली है। एंड यहाँ पे जो किसकी सरकार है, कौन से मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है नायब सिंह, नायब सिंह रौबदार। नायब सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और गवर्नर है आशिम कुमार घोष। कौन? आशिम कुमार, आशिम कुमार घोष। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको मैं नाम देता हूं वन लाइनर विद डिटेल्स। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन होगा लेकिन पूरी डिटेल के साथ होगा। तो पहला हमारा वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए, किसके? इंडिया प्लस यूएसए के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। अभी इसका 2025 के अंदर 21st सेशन कंप्लीट हुआ है, जिसको होस्ट किया है अलास्का ने, जिसको होस्ट किया है अलास्का ने, अलास्का ने इसको होस्ट किया है। अब इसमें इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है, इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है, वो किया है मद्रास रेजिमेंट ने, मद्रास रेजिमेंट। एंड यूएसए की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। अगला वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर, इनका जो ये महिला जो फोटो में दिख रही हैं वो यही है, अकाउंट इन फाइनेंस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंस। इनका नाम जानने से पहले, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री में करती क्या है, और मतलब इनकी पद क्या होता है और इसका वर्क क्या रहता है। तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल स्टेट में, उनकी निगरानी, उनकी निगरानी एंड देखरेख करने का काम होता है, इन मॉनिटर करने का काम इसका होता है। इस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति होगा उसका रहता है। अब इसी के समकक्ष जो रहता है, एक वर्ड रहता है स्कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं अकाउंट्स की जांच करना, ये निगरानी कर रखते हैं या फिर मॉनिटर करने का काम करते हैं। और ये अकाउंट्स की जो अकाउंट्स हैं स्टेट एंड सेंटर के, कितना फाइनेंशियल ये खर्च कर रहे हैं या डेप्थ कर रहे हैं, उसकी जांच करने का काम किसका रहता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का रहता है, कैग का रहता है। अब वर्तमान में जो हमारे कैग है वो कौन है? के संजय,
के संजय मूर्ति, ये प्रेजेंट में हमारे कैग हो जाएंगे। तो अकाउंट इन फाइनेंस कंट्रोल जनरल कौन हो जाएंगी? जो ये मोहतरमा है, इनका नाम है टीसीए कल्याणी, टीसीए कल्याणी। अगला इसमें वन लाइनर विद पॉइंट विद डिटेल्स हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है बेंगलुरु के द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया, बेंगलुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब ये तो आपको पता है, पता चल गया कि अन्नपूर्णा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, लेकिन आपको उससे जरूरी ये पता होना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये किस लिए स्टार्ट की गई है। तो ये स्टार्ट की गई है जितने भी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, कौन? सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, उनको मासिक 1500 रुपये, मासिक 15 रुपये प्रति माह किस लिए दिया जाएगा? नाश्ता करने के लिए दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाश्ता करने के लिए। तो अन्नपूर्णा योजना का मतलब ये रहता है। अगला वन लाइनर में डिटेल हो जाएगा, अगला पॉइंट है इसमें ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का मतलब कहाँ है? वैसे तो ग्रेफाइट आप समझते होंगे, ग्रेफाइट जो खानों कोयले से बनता है, वो आपका ग्रेफाइट जो दब के बनता है आपका हाई प्रेशर के अंदर, ठीक, उससे है। लेकिन यहां पर इसका मतलब इस बात से नहीं है, यहां पर इसका मतलब हो जाएगा, ये एक क्या है? स्पाईवेयर है, ग्रेफाइट एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक टाइप का मेलवेयर होता है, एक टाइप का मेलवेयर होता है, मतलब एक तरह से मेलवेयर। अब ये है क्या? इट इज ए पावरफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर, ये एक तरह से हैकिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही पावरफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर, बहुत ही पावरफुल। जिसको बनाया किसके द्वारा बनाया गया? जिसको मैन्युफैक्चर किया गया किसकी कंपनी के द्वारा? पैरागॉन कंपनी, पैरागॉन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा इसमें, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी ये एक बुक है, ये बुक के राइटर कौन है? ये इंपोर्टेंट बुक हो जाएगी, ये आप नोट कर लीजिएगा, अरुंधति रॉय की, अरुंधति रॉय की ये किताब हो जाएगी। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें प्रत्यूष टेलीस्कोप, प्रत्यूष टेलीस्कोप, ये इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप है। ये क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप का, एक रेडियो टेलीस्कोप, एक रेडियो टेलीस्कोप का प्रकार हो जाएगा प्रत्यूष टेलीस्कोप। जिसको डेवलप किया है, जिसको कि किसने बनाया है? इसको बनाने वाली कंपनी है या बनाने वाले हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन? आर आर आई, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको क्यों बनाया गया है? इसका रीजन, इसका यूज क्या है? जो इसका यूज बनाया गया है वो कि अर्ली डेज ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स मतलब हमारे ब्रह्मांड के स्टार्टिंग के जो दिन हुआ करते थे, उनकी उनके एविडेंस या उनकी इमरजेंस या उनकी उत्पत्ति के राज को जानने के लिए, स्पेशली इसमें अगर पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, कॉस्मिक डाउन, स्पेशली एक पॉइंट होता है कॉस्मिक डाउन। कॉस्मिक डाउन, डाउन नाम से एक वर्ड है, उस उससे रिलेटेड सारा रहस्य जानने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जाने वाला है। अब कॉस्मिक डाउन का मतलब होता है, इसका मतलब है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, जब कॉस्मोस का निर्माण हुआ था, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, इसका मतलब ये हो जाता है। अब इसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज भी सेट की गई है, इस टेलीस्कोप की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज होने वाली है 30 टू 250 मेगा हर्ट्ज, 30 टू 250 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज रहने वाली है। आप कुछ याद रखो ना रखो, इसमें दो चीज आपको याद रखनी है कि प्रत्युष टेलीस्कोप है क्या? रेडियो टेलीस्कोप है एक तरह से ये। इसको किसने बनाया है? ये आरआरआई ने बनाया है। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। अब भारतीय पहल, अब ये भारतीय पहल है जो इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च बाय एपेडा, एपेडा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, एपेडा।
एपेडा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया है? टू हेल्प एग्री स्टार्टअप, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टू हेल्प एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस एपेडा को। अब इसकी फुल फॉर्म तो नहीं पूछी जानी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। अगला वन लाइनर डिटेल्ड हो जाएगा बाल वाटिका टीवी चैनल। बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.2 प्रशस्त 2.2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जितने भी 35 ये लॉन्च जो किया गया, इसको लॉन्च किया गया। अब ये जो आएगा डीटीएच के 35 नंबर के चैनल पर आएगा, डीटीएच के 35 नंबर चैनल पर आएगा बाल वाटिका, बाल वाटिका टीवी चैनल। ठीक, अब एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, रिसर्च ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1961, 1961 की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, द वल्चर नेटवर्क, दी वल्चर नेटवर्क को कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये आसाम के अंदर, आसाम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अब वल्चर नेटवर्क से मतलब गिद्ध संरक्षण पोर्टल, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल मतलब गिद्ध संरक्षण पोर्टल हिंदी में कहें तो। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन और चाह रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का अपडेट रेगुलरली मिलते रहे। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें आप। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग, एनआईआरएफ निफ्ट इंडिया रैंकिंग में, निफ्ट इंडिया रैंकिंग में जारी करता निफ्ट इंडिया रैंकिंग के बारे में। तो इसके जो जारी करता रहते हैं, कौन जारी करता है इसको? जारी करता रहते हैं इसके एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। कौन रहता है? एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको जारी करता रहते हैं। अब इसमें जो टॉप किया है वो किसने टॉप किया है? टॉप इन कंट्री, टॉप इन कंट्री में आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने इसने टॉप किया है। एंड सेकंड नंबर पर जो रही है इसमें, जो पहले नंबर पे थे, और सेकंड नंबर पर जो रहे हैं वो आईआईएससी बेंगलुरु, बेंगलुरु। अब एनआईआरएफ टर्म से मतलब आपको पता होना चाहिए, एनआईआरएफ टर्म का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, जिसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। अगला वन लाइनर डिटेल, आरईआरई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया MOHUA के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये बवाल क्या है? अभी बवाल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके कि मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, जिसके कि मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर।
मनोहर लाल खट्टर। अब इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जाएगी। अब ये रिलेटेड किससे रहती है? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहती है। किससे? प्रॉपर्टी से। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम होता है वो उसको रेगुलेट करने का काम करती है ये संस्था। एंड ट्रांसपेरिटी, और जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, रियल एस्टेट में जो भी ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदार रहती है, मतलब जवाबदेहिता के लिए जिम्मेदार रहती है ये संस्था। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें ऑपरेशन सिंदूर बुक। ऑपरेशन सिंदूर बुक के राइटर है, ऑपरेशन सिंदूर बुक के राइटर हो जाएंगे जे एस ढिल्लन। के जे एस ढिल्लन ऑपरेशन सिंदूर बुक के राइटर हो जाएंगे। इस बुक को लॉन्च किया है किसने? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी उपेंद्र द्विवेदी जी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं हमारे वर्तमान के आर्मी चीफ, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका, जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं इस टाइम के तीसरी बार, थर्ड टाइम बने हैं एंड्रयू हॉलनेस। एंड्रयू हॉलनेस। HUID है क्या? HUID है क्या? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो हमारी सिल्वर होती है, गोल्ड के लिए तो आपने सुना होगा, लेकिन सिल्वर के लिए, चांदी के लिए हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब चांदी आभूषण के लिए, सिल्वर के लिए हॉलमार्क होना कंपलसरी है, हॉलमार्क होना। तो ये गोल्ड के लिए, सॉरी सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए तो आपने सुना होगा हॉलमार्क होता है एक, तो ये सिल्वर के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अब गोल्ड पर, सॉरी सिल्वर पर आई एस ए 2112/2025, ये हॉलमार्क रहेगा आपका, तभी वो ऑथेंटिक माना जाएगा। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हो जाएगा, वन लाइन ऑफ डिटेल हो जाएगा। रॉयल भूटान बुद्धा टेम्पल इनॉग्रेटेड इन, कहां पर इनॉग्रेट किया गया इसको? राजगीर, राजगीर बिहार के अंदर। जियो रे बिहार के लाला, राजगीर बिहार के अंदर रॉयल भूटान बुद्धा टेम्पल इनॉग्रेटेड इन। इसके बाद में लास्ट वन लाइनर विद डिटेल हो जाएगा हमारा जैपेट 2025। इट इज ए, ये है क्या? इट इज ए मल्टीलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिया एंड रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, इंडिया और रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंटली दोनों देशों की आर्मी, नेवी और प्लस एयर आर्मी, तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये थे 8 से 15 सितंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को कुछ अपने भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट लगा होगा इन क्वेश्चंस में, और डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, आप नोट करके रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। और आप ही कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे कि सर आपका एसएससी में ये वाला क्वेश्चन फंसा है, आरआरबी के किसी भी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आई मीन ये वाला क्वेश्चन फंसा है, तो फिर मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं। तो सिर्फ वीक में आपको 1 घंटा निकालना है, ओनली 1 आवर। कुछ भी नहीं होता अगर आप सालों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।
कुछ भी नहीं होता, 1 घंटा निकालना है और आपको ये करंट अफेयर का सेशन देखना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है और 2 बार सिर्फ और सिर्फ इसको गो थ्रो करना है। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये बस जाने वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो ऐसे ही और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि मैं पर वीडियो अपना इंप्रूवमेंट ला सकूं। एंड लाइक शेयर आप जरूर करिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरी रीच बढ़ेगी और उन स्टूडेंट्स तक जिनको की जरूरत है ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए, या फिर जो भी मैं आगे लाने वाला हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से। वो उन बड़े टीचरों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी फीस नहीं दे पाते हैं वो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। और मेरे सारे कोर्स अगर मैं कोई लेके आता हूँ भविष्य में, यूट्यूब पर ही रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले करंट अफेयर के सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम एंड पाठ्यम पर आप बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।